नमस्कार, मैं हूं श्री शुक्ला। आप देख रहे हैं अग्निपथ। आपके साथ एक बार फिर से आज हम जुड़े हैं और आप सब लोगों को गोवर्धन पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। 5 सितंबर को कंजर्वेटिव पार्टी की नेता लिज ट्रस ने प्रधानमंत्री पद की दौड़ में भाग लिया और वो सुनक से हार गई। हालांकि ट्रस ने इस पद पर करीब 45 दिनों तक का समय बिताया और पिछले बृहस्पतिवार को इस्तीफा भी दे दिया। महज 7 हफ्ते पहले कंजर्वेटिव पार्टी के नेतृत्व की दौड़ में मात खाने के बाद ऋषि सुनक ब्रिटेन की राजनीति में वापसी करते हुए वहां के प्रधानमंत्री बन गए और उन्होंने एक शानदार पटकथा भी लिख डाली। भारतीय मूल के सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनकर एक इतिहास जैसा रचने लगे। ठीक दिवाली के दिन पेनी मॉर्डेट के दौड़ से हटने की घोषणा के बाद सुनक को कंजर्वेटिव पार्टी का निर्विरोध नेता चुन लिया गया। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए। वहीं सुनक के पीएम बनने के बाद कहानी शुरू होती है। वो कहानी ब्रिटेन में नहीं, वो कहानी हिंदुस्तान में शुरू होती है। जी हाँ, मुस्लिम पीएम ट्रेंड होने लगा और कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने रीट्वीट किया और लिखा, अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि हम सभी को ये स्वीकार करना होगा कि ब्रितानियों ने दुनिया में कुछ बहुत ही दुर्लभ काम किया है। अपने सबसे शक्तिशाली कार्यालय में अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को मौका दिया है। हम भारतीय ऋषि सुनक के लिए जश्न मनाते हैं। आइए ईमानदारी से पूछें, क्या भारत में हो सकता है? शशि थरूर के इस ट्वीट के बाद ही भारत में ट्विटर की हवा बदल गई और ट्रेंड होने लगा। मुस्लिम पीएम शशि थरूर के ट्वीट को लेकर कई लोगों ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया। कई यूजर्स ने इसके कुछ उदाहरण भी दिए। राजनीतिक टिप्पणीकार सुनंदा वशिष्ठ ने लिखा कि 2 कार्यकाल के लिए सिख पीएम, मुस्लिम राष्ट्रपति और महिला प्रधानमंत्री बनी। कई ऐसे उदाहरण हैं जब हम इसके बारे में अधिक हो हल्ला नहीं करते, क्योंकि हम कई उदाहरण पेश पहले ही कर चुके हैं। अब अगर बात करें, हम ब्रिटिश के विपरीत नस्लवादी नहीं हैं। बेशक उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है। बहुत से सियासी लोगों ने इस मसले पर अपना बयान दिया। खूब सियासत हुई। ओवैसी ने कहा कि मुझे लगता है कि मेरे सामने या मेरे बाद हिजाब वाली बच्ची इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी। तो महबूबा मुफ्ती भी पीछे नहीं रही। उन्होंने कहा कि हम CAA और NRC जैसे कानूनों में ही बंधे हुए हैं। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने महबूबा से पूछा कि क्या बताएं कि कश्मीर में कभी कोई अल्पसंख्यक CM बन सकता है या बनाया जा सकता है। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। उससे पहले आप ये बयान सुन लीजिए। मैं तो बोला कि इंशाल्लाह मेरी जिंदगी में या मेरी जिंदगी के बाद एक हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की प्राइम मिनिस्टर बनेगी। A party like the BJP, which doesn't have a single Muslim MP in either house of parliament today, which is a shocking situation. That I remember when Sonia Gandhi ji won the 2004 elections and her victorious coalition invited her to be prime minister, how the BJP reacted then. And we remember a BJP leader threatening to shave her head and go on dharna outside parliament if that were to happen. That there are lessons, all sorts of lessons we can learn from Rishi Sunak's ascent in England, but this is also one of them. यहाँ तो जनता चुनेगी जिसको भी प्रधानमंत्री बनाना, राष्ट्रपति बनाना, सरकारें बनाना, यह तो जनता चुनती है। लोकतंत्र, असली लोकतंत्र तो भारत में है। तो सियासत तेज हो गई, सियासत शुरू हो गई। बात ब्रिटेन की थी, ऋषि सुनक की थी, लेकिन ऋषि सुनक की बात बाद में होने लगी। अब बात होने लगी अल्पसंख्यक कार्ड कैसे चला जाए, और उसकी वानगी भी देखने को मिली। तमाम तरह के रिएक्शंस आ गए। आपने शशि थरूर को सुना, आपने ओवैसी को सुना। अब सवाल ये उठता है कि इस देश में जहाँ पे धर्मनिरपेक्षता की बात की जाती है, तो वहाँ पर जात, बिरादरी, धर्म कहाँ से आड़े आ जाता है। और अगर पहले की बात करें, अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री बने कि नहीं बने, तो मनमोहन सिंह क्या थे, ये भी सवाल बड़ा है। प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, तो ऐसे में ये वाजिब बेवाजिब बात सिर्फ 2024 को ध्यान में रख के की जा रही है कि किसी तरह से हम अल्पसंख्यक वोट बैंक को भुनाएं और टारगेट करें सरकार को
या बीजेपी को ख़ास तौर पर। अब ऐसे में कितना ज़रूरी है सियासत की हर बात पर अल्पसंख्यकों को लाना, अल्पसंख्यक कार्ड खेलना और ये बताने की कोशिश करना कि हम उनके सबसे बड़े हिमायती हैं। इन सब पर हम चर्चा करेंगे और मेरे साथ गेस्ट पैनल में तमाम गेस्ट जुड़े हैं। मैं सबसे पहले उनसे आपका परिचय करा दूं। अमित पुरी जी हैं, बीजेपी के नेता हैं। शिशिर चतुर्वेदी जी हैं जो कि प्रवक्ता हैं हिंदू महासभा के। मतीन खान साहब हैं, अध्यक्ष मुस्लिम लीग के हैं। हेमंत तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और शैलिन तिवारी हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अमित पुरी जी का रुख करूंगा। अमित पुरी जी, जिस तरह से आज रिएक्शंस आए हैं, बल्कि पिछले 2 दिन से रिएक्शंस आने शुरू हो गए। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री चुना गया और उसकी जो आवाज़ है, धमक है, वो यहाँ तक पहुँच गई कि वहाँ पर अल्पसंख्यक चुन लिया गया तो यहाँ क्यों नहीं चुना जा सकता। क्या कहना है आपका? मैं सबसे पहले आपके सहित आपके चैनल के सभी दर्शकों को, पैनलिस्ट जितने लोग हैं, देशवासियों को आज गोवर्धन पूजा के दिन सबको बहुत बहुत दीपावली का पर्व अभी चल रहा है। हम दीपावली की बधाई भी देते हैं और श्रीमान ऋषि सुनक जी, जिनके ब्रिटेन में प्रधानमंत्री नामित होने को लेकर के आज ज़ेर बहस चर्चा है, उनको भी बधाई कि वो दुनिया के एक लोकतंत्र के अंदर उसकी कमान संभालने जा रहे हैं। मैं इस दृष्टांत पे आऊँगा कि गोवर्धन पूजा का जो दृष्टांत है कि आज के दिन भगवान कृष्ण ने पर्वत को उठा करके किस तरह से ब्रजवासियों की रक्षा की थी, आज उसी तरह की कुछ समानांतर परिस्थितियां हैं देश के लोकतंत्र के अंदर। लेकिन ब्रिटेन में ऋषि सुनक बने, वहां सुनक का आना और भारत में उसकी धमक का होना और वोटों की सियासत की सनक का होना, अब वो चिदम्बरम साहब से लेकर शशि थरूर से लेकर AIM से लेकर शफीकुर रहमान वर्ग तक एक साथ एक बाढ़ आ गई। ठीक है, आए भाई, बुनियादी कुछ सवाल तय कर लिए जाए तो बहस आगे चले। थरूर साहब अभी कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव लड़े, बहुत पुरानी पार्टी है देश की। उसी समय अपने कैंडिडेचर को वापस ले लेते और कहते ना हम लड़े और ना वो लड़े, क्या नाम के जो कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब। और कांग्रेस की खड़ग यानी तलवार को सौंप देना चाहिए किसी अल्पसंख्यक को। तब तो किया नहीं। लोकसभा में अधीर बाबू को कहते, अधीर बाबू और खड़गे साहब जब लीडर बने थे तब कहते कि भाई हम दोनों नहीं बनेंगे, सोनिया जी आप भी विश्राम करें और हम लोग किसी अकलियत के भाई को बना देते हैं। अगर दिल में दर्द था, मैं दिल के दर्द की बात पे आ रहा हूं, वर्क साहब को नेता बना देते, उधर रामगोपाल जी को हटा देते, उधर अखिलेश बाबू, आजम बाबू को नेता प्रतिपक्ष बना देते समाजवादी पार्टी के नाते उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। अब वहां कांग्रेस की तो यूपी के अंदर स्थिति है नहीं, उनको तो 2 ही MLA तो आराधना मिश्रा मोना को बनाना ही था, वो बेचारे कहां से लेके आते, उनकी मजबूरी समझ में आती है, इसलिए उन पे किसी किस्म की टिप्पणी करना थोड़ा गैर मुनासिब सी बात होगी। लेकिन ये देश की सियासत में टोपी, बुर्का, दाढ़ी, हलाला, हलाल, हिजाब, इसके आगे देश चलेगा कि देश बुनियादी सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा के आगे चलेगा? या कर्नाटक के अंदर जो पोस्टर लगे हिजाब नहीं तो किताब नहीं, जिन साहब ने ये ख्वाहिश जाहिर की कि कोई हिजाब वाली मोहतरमा देश की प्रधानमंत्री बने, मैं उनसे कहता हूं भाई हैदराबाद की सीट है, इससे कोई एक लोकसभा के अंदर AIM का जो प्रतिनिधित्व है, लीडर ऑफ द हाउस, किसी हिजाब वाली महिला को बना दीजिए, अपने ख़ानदानी विरासत को छोड़ दीजिए। आप और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जरा थोड़ा सा धर्म कर्म के काम में लगें और सियासत का मसला AIM के अंदर हिजाब वाली महिला को दे दे। यूपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, 3 स्टेट में जहां आपका थोड़ा बहुत दखलंदाजी है, बिहार, वहां किसी हिजाब वाली महिला को वो बना दे। आज मैं AIM के कुछ लोगों को सुन रहा था आपके चैनल पे, नहीं अलग, कि नहीं साहब हमने महिला, हमारी विंग की अध्यक्षा जो है वो हिजाब पहनती है। अरे भाई, महिला विंग के अंदर क्या किसी पुरुष को अध्यक्ष बना दोगे?
कुतर्कों की बाढ़ किसी भी सीमा तक जाके, मैं अभी नाम इस समय स्मृति से भूल रहा हूं, याद आ गया तो सेकंड राउंड में बता दूंगा। एक देश की नामचीन महिला ने एआईएम को ज्वाइन करने की बात की थी। उन खवातीन को ज्वाइन कराते समय यह कहा गया कि अगर हिजाब नहीं पहनेंगी तो आपको एआईएम की ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। तो ये देश सेकुलर स्टेट किस कंसेप्ट पे जा रहा है? क्या हम थियोक्रेसी में जा रहे हैं? अरे भाई, सुनक साहब वहां पर बने, वो अलग उनके इश्यूज थे। यूक्रेन के साथ वॉर के अंदर ब्रिटेन की इकोनॉमी गिर रही थी, वो एज फाइनेंस मिनिस्टर कोरोना के अंदर कुछ काम कर चुके थे। हमने तो ये नस्लवादी राजनीति की नहीं, भारत का लोकतंत्र तो बाद में आया वर्तमान स्वरूप में, नहीं तो गण व्यवस्था में तो भारतीय लोकतंत्र बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। और हमारी व्यवस्था के अंदर न जन्म से न जात से राजा नहीं चुना जाता था। हमारे यहाँ जन्म और जात के अतिरिक्त राजा चुनने के गुण थे, वो भारतीय गण व्यवस्था के अंदर बहुत मुखरित स्तरों में थे। और भारतीय लोकतंत्र जब अपने वर्तमान स्वरूप में 1947 में आया, तब भी इस देश ने तमाम तर राष्ट्रपति भवन के अंदर, प्रधानमंत्री भवन में, राज्यपालों में, मुख्यमंत्रियों में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुर्सी पे, सेना के अध्यक्ष के तमाम तर दायित्वों पर ऐसे समुदाय के, चाहे वो पारसी समुदाय से रहे हों, चाहे सिख समुदाय से रहे हों, चाहे जैन समुदाय से रहे हों, और इवन मुस्लिम्स के बीच में से भी हिदायतुल्लाह साहब रहे हों, तमाम तर ऐसे नाम हैं जो देश के अंदर महत्वपूर्ण न्यायिक व्यवस्था से लेकर के, राजनीतिक व्यवस्था से लेकर के, प्रशासनिक व्यवस्था तक तमाम स्टेट्स में काम कर चुके हैं और तमाम कंट्री लेवल पे काम कर चुके। लेकिन केवल वोटों की सियासत को देख करके आप इस स्टेट को एक थियोक्रेटिक स्टेट में ले जाने की कोशिश जो कर रहे हैं, और ब्रिटेन से आप पैरेलल्स ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे हुजूर, जिन्होंने कॉलोनियल पावर बन के हम पे रूल किया, उनके अंदर डेमोक्रेसी के बहुत से कंसेप्ट हमारे बाद में आए। एडल्ट फ्रेंचाइज से लेकर महिलाओं को मताधिकार देने के वेस्टर्न वर्ल्ड के निर्णय बहुत बाद में आए, हमारे यहाँ वो बहुत पहले आए। वो अमित पुरी साहब, असल में बात ये है कि बीजेपी की सरकार है, ठीक है, तो वो आप ही लोगों की सीख दे रहे हैं। नहीं, मैं हुजूर नसीहतें तो खूब दीजिए, नतीजों से बड़ी कोई नसीहत नहीं होती। ये बहुत दिनों पहले एक पोस्ट में मैंने लिखा था, और इसलिए लिखा था, एपीजे अब्दुल कलाम साहब को देश जानना चाहता है, सेकंड टर्म क्यों नहीं दिया गया? अटल बिहारी वाजपेयी और एनडीए की गवर्नमेंट ने एपीजे अब्दुल कलाम साहब को प्रेसिडेंट के लिए वो किया और एक सर्वानुमति बनाने की प्रयास किया। दूसरे टर्म में क्या ऐसा हो गया था थरूर साहब? अभी आप सोनिया जी के प्रधानमंत्री निर्वाचन की चर्चा कर रहे थे, देश जानना चाहता है, कांग्रेस के मित्र बताएंगे ऐसा क्या हो गया था कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब को सेकंड टर्म नहीं दिया गया? क्यों नहीं दिया गया? चलिए, इस बात का ताल्लुक नहीं रखते थे, इस बात का जवाब देश की विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए काम नहीं किया था, भारत के मान सम्मान ये बताइए कि आपके नेता कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक बनना चाहिए, ठीक है, 2 बार जो मनमोहन सिंह बने थे वो भी अल्पसंख्यक वर्ग से ही आते थे, और अगर साफ साफ आपको कहना है कि मुस्लिम वर्ग से बनना चाहिए, तो 2 टर्म आपके प्रधानमंत्री बने, आप गुलाम नबी आज़ाद को बना सकते थे, आप और तमाम आपके नेता थे उनको बना सकते थे, तब क्यों नहीं बनाया? अब आपको ये ज्ञान कहाँ से आया है? आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, मिल रही है। देखिए, नमस्कार, आपको बहुत बहुत दीपावली की बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। मोदी साहब को भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। अब हम शुरुआत करते हैं आपके इस डिबेट जो जेर बहस छिड़ी है। देखिए, हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जो बात कही वो अल्पसंख्यक की बात। अल्पसंख्यक केवल मुस्लिम ही नहीं है, उसमें जैन भी हैं, पारसी भी हैं, और अपने सिख भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सभी आप एक बात, एक दृष्टिकोण। कौन कब क्या बनेगा, किसके मस्तक पर क्या जो है लिखा है, किसके नसीब में क्या है, वो तो एक विषय है। जब अटल जी दोबारा जो है व्यवस्था में मजबूती से साइनिंग इंडिया में नहीं आ पाए, तो कौन क्या है, इससे बड़ा नेता कोई इस उस पर आया नहीं लोकप्रियता के नाम। ये तमाम सारी चीजें जो हैं आती जाती रहती हैं। व्यवस्था पर प्रश्न है। ये जितने भी लोग इस तरह आज की तारीख में महंगाई मुद्दा छोड़ करके, जो पेट्रोल जो है 70 रुपए लीटर से सीधे 100 रुपये पहुंच गया, 2013 में से लेकर के अब तक की महंगाई क्या स्थिति पहुंच गई है,
इनकी चर्चा छोड़ करके लोग हिजाब, किताब, हिसाब की बात कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि हिंदुस्तान की सरकार से अब सिर्फ एक ही हिसाब होना चाहिए। वो हिसाब ये है कि आम जनमानस की जो रोटी और लंगोटी आपने लेने का प्रयास किया है, उसके लिए क्या करे वो व्यक्ति, कहाँ जाए, किससे मिले, कौन इन मुद्दों को झेलेगा। तो शैलेंद्र जी, ये बात तो आपको अपने नेताओं से कहनी चाहिए कि आप इन पे बात करिए। आप तो ऋषि सुनक वहाँ ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बने और आप यहाँ पर अल्पसंख्यक की बात करने लगे, तो ये तो आपको उनसे कहना चाहिए। नहीं, कि ये वाले मुद्दे उठाने चाहिए थे। एक बात समझिए जी, ये जरूरी नहीं कि जिसने ये बात कही है बहुत काबिल हो। हम जो बात कर रहे हैं जनता के बीच में, आज जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता परेशान है कड़वे तेल से, महंगाई से, हम उसकी बात करेंगे। वो उन्होंने जो बात कही है वो एक अलग बात है। हम जो आज बात करना चाहते हैं आपके मंच पे, आपके माध्यम से आपके करोड़ों दर्शकों को जो बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार जिस तरह से महंगाई के नाम पर जनता की गर्दन उड़ा रही है, उसके लिए हम बात करेंगे, हम उस पर चर्चा करेंगे। हम हिजाब और किताब पर चर्चा नहीं करेंगे। हिजाब पर चर्चा करने के लिए हिंदुस्तान की संसद है, वो बात करेगी। और ये तमाम लोग, जितने भी लोग हैं, ये जानबूझ करके जनता के गुमराह कर रहे हैं और मुद्दों से भटका रहे हैं। आज शिक्षा महंगी हो चुकी है, आज सुरक्षा महंगी हो चुकी है, आज खाना पीना महंगा हो चुका है। आज देखिए जीएसटी लग चुका है देसी घी पे, लैया पे, कफन पे, इस तरह का हाल पहुंच चुका है। ये बहुत खराब व्यवस्था जा रही है। अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति आपको पता ही है। इसके बावजूद अगर इन सब चीजों पर चर्चा होगी तो हिंदुस्तान किस ओर जाएगा, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। हमारे पुलिस साहब बहुत ही काबिल व्यक्ति हैं, वो भी जानते हैं, उनकी अपनी एक व्यवस्था एक अलग बात है। लेकिन आज जनता जमीन पर जिस तरह से त्रस्त है, जिस तरह से परेशान है महंगाई को लेकर के, पूरा हिंदुस्तान आपके चैनल के माध्यम से जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि सरकार इन सभी मुद्दों से आपको भटका रही है। उसके बावजूद जो भी गैर जिम्मेदार पक्ष हो या विपक्ष हो उस पर चर्चा नहीं करते हैं, वो कहीं ना कहीं जनता के साथ धोखा करते हैं। जी अमित पुरी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी अमित, दो छोटे छोटे वाक्य, एक श्रेय जी आपके लिए, एक शैलेंद्र जी आपके लिए। श्रेय जी, एक बड़ी टैगलाइन आज मिल गई है। शशि थरूर से लेकर चिदंबरम साहब तक गैर जरूरी मुद्दों के ऊपर बयानबाजी कर रहे हैं, ऐसा कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता साहब ने कहा है। एक टैगलाइन है, आप चाहे तो नीचे रन कर दें, ये तो आपके लिए। भाई मैं तो एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, ब्रिटेन में लल्ला हुआ, हिंदुस्तान में किसने हल्दी की गांठ बेची थी 24 अकबर रोड पे। आज खड़गे साहब कांग्रेस की खड़क संभाल रहे थे, पहली पारी शुरू कर रहे थे, किसने हल्दी की गांठ भेजी थी? दीनदयाल गुप्ता मार्ग से बीजेपी वालों ने, कि आप इस पे ट्वीट करना शुरू कीजिए, बयान करना शुरू कीजिए, कोई हल्दी की गांठ भेजी थी। आप खुद ही ढोलक बजाने लगे, बड़े शौक से जमाना आपकी दास्ता सुन रहा था, और शाम आते आते आप कह रहे ये बेमतलब की बात है, आपने अपनी दास्ता सो गए। कहते कहते मिर्जा गालिब का शेर है कि बड़े शौक से जमाना सुन रहा था, हमारी दास्ता, हम ही सो गए कहते कहते। तो काहे को आपसे किसी ने कहा नहीं था? वहां लल्ला हुआ था, उन्हें ढोलक बजाने देते, यहाँ क्या परेशानी थी? यहाँ शोर काहे गाने लगे? चलिए हेमंत जी ये बताइए कि ये अल्पसंख्यक कार्ड खेलने की क्या मजबूरी क्या पड़ जाती है अचानक से? आपने देखा कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बना, वहाँ पे भारतीय मूल का प्रधानमंत्री बना, अब तुरंत याद आ गई यहाँ पर हिंदुस्तान में ख़ासतौर पर चिदम्बरम और शशि थरूर, ओवैसी, इन सबको याद आ गई कि यहाँ पे अल्पसंख्यक होना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि बच्ची, एक हिजाब वाली बच्ची यहाँ पर बने प्रधानमंत्री। तो ये क्या, ये कौन सी पॉलिटिक्स है? दरअसल इसी को कहते हैं हिंदुस्तान की वो सियासत जो बेवक्त पे शहनाई बजाने की आदी हो गई है। बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, बड़े बड़े कद के नेता हैं, लेकिन सब, क्षमा कीजिएगा, ये जैसे वो सियासी बगलों का दोगलापन होता है, आखिरकार हमारे यहाँ उसी तरह का मंजर देखने को मिलता है। अरे साफ बोलो, आपको किसका वोट चाहिए, किसका नहीं चाहिए? कौन ऐसी पार्टी है, कौन ऐसी पार्टी दावेदार है, कौन ऐसी पार्टी जिसने पहले हुकूमत चलाई है, वो जात बिरादरी धर्म देख करके चुनाव नहीं लड़ती? साल भर पहले से कैंडिडेट तय हो जाते हैं, यहाँ तिवारी रहेगा, यहाँ मुसलमान रहेगा, यहाँ बनिया रहेगा, यहाँ छत्री रहेगा। जमीन पर आप ये करते हो और उसके बाद जुबान आप दूसरी चलाते हो, धर्मनिरपेक्ष बनते हो। कौन धर्मनिरपेक्ष है? कोई नहीं है, सब झूठ बोलते हैं।
किसी को भी देख लीजिए, दो जुबानें हैं, एक भाषण करने के लिए, दूसरी वोट लेने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस वक्त पिछले कुछ वर्षों से आज़ाद हिंदुस्तान की सियासत की शक्ल बदल गई है श्रेय जी, एकदम बदल गई है। कट्टरता, माफ कीजिएगा, जमहूरियत की सबसे बड़ी दुश्मन कट्टरता होती है, जो कौमी आधार पर कट्टरता होती है। कट्टरता लगातार बढ़ रही है, हिंदू मुस्लिम मुसलसल बढ़ रहा है। ये बयान किस लिए है? ये जिम्मेदार लोग हैं, ये कौन सी बहस छेड़ना चाहते हैं? अब ओवैसी की जबान देखिए, बहुत अच्छा कहा कि ओवैसी पहले डिक्लेयर कर दें, हैदराबाद की सीट छोड़ दें, कहीं यहाँ से हम किसी ऐसी खवातीन को चुनाव लड़ाएंगे जो बुर्का पहने और उसी को हम प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाएंगे, या कह दें कि हम जम्मू कश्मीर में किसी बुर्का पहनने वाली को वो बनाएंगे। अपनी हैसियत देखते नहीं, जबान जरूर चलाते हैं। माफ कीजिएगा, मुल्क ऐसे नहीं चलता। और भारतीय जनता पार्टी के तो मजे हैं, भारतीय जनता पार्टी मजा ले रही है, देख रही है। तुम बहस करो, तुम बहस छेड़ो, तुम्हारे जमाने गुजर गए हैं। 8 साल से जीत का जो पेस है भारतीय जनता पार्टी का, देख लीजिए। और उस पेस का बेस क्या है शेर जी, ये भी देख लीजिए। उनके बेस पे आप बैटिंग कर रहे हो, आओ खूब बैटिंग करो। कितना स्कोर करोगे? तो जितना करेगा, हम 2 विकेट डाउन करके 8 विकेट जीत लेंगे, 7 से जीत लेंगे, 10 विकेट जीत लेंगे। ये तो उन्हीं के पिच पे खेल रहे हैं ना। अच्छा, इस देश में क्या है? हेमंत जी, एक हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हेमंत जी को मुस्लिमों को मंत्री जी बनाया। हेमंत जी, एक सवाल है मेरा। हेमंत जी, एक सवाल, मजेदार बात, खाली आंकड़े से बता रहा हूँ जी, बताएं। एक सवाल है मेरा, आप अपने आंकड़े भी बताइएगा। बताएं श्री जी। ये दोनों नेता बहुत बड़े हैं, चिदम्बरम हो, शशि थरूर हो, तो ये क्या ये इन्होंने अनजाने में बयान दे दिया कि टाइमिंग देख के बयान दिया है, सोचा समझा बयान है, और कांग्रेस पार्टी को पता था कि ये बयान आएगा तो हमें रिएक्ट कैसे करना है? हाँ, देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, जब आपके घर की पूंजी डूबने लगती है तब आप 20 उपाय करते हैं। देखिए, वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, ये प्रदेश स्तर के नेता तिवारी जी हैं, शैलेंद्र तिवारी। वो क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, इन दोनों की खाली इन दोनों के भाष्य का अंतर आप देख लीजिए। असल में है क्या, खाली उत्तर प्रदेश को हम एक मिसाल के तौर पर मान चलते हैं। शेर जी, आपको पता है, मुसलमान दलित एकदम से एक मुश्त कांग्रेस का वोट होता था, अपर कास्ट उसको वोट देता था। 90 के दशक के बाद, यानी मंडल की राजनीति शुरू होने के बाद, जब से उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय छत्रपों का लगातार उदय और उन्नति रही, कांग्रेस किनारे चली गई। दलित वोट चला गया बहन जी के पास, मुसलमान वोट चला गया मुलायम सिंह के पास, कांग्रेस के पास बचा खोखा। खोखे का नतीजा है कि आज 2 MLA हैं, कभी 1 MLA होंगे, 1 सांसद यहाँ से हैं। आप समझ रहे हैं? तो उनको कुछ न कुछ तो बात छेड़नी पड़ेगी, कहीं न कहीं जाना पड़ेगा। हालांकि उनकी इसी पॉलिसी ने आज कांग्रेस जैसी पार्टी, जिसको इस देश में बहुत से लोग सकारात्मक दृष्टि देख रहे हैं, कांग्रेस आएगी, लेकिन कांग्रेस नहीं आ पा रही है। भारतीय जनता पार्टी कैलकुलेटेड पॉलिटिक्स कर रही है। कास्ट, क्रीड, कितने जात के वोट हैं, कितने, आप देखिए, पसमादा मुसलमानों का सम्मेलन बीजेपी कर रही है, उसने एक अलग क्लास लाभार्थी बना लिया, उनके वोट ले रही है, सबके वोट ले रही है। 2014, 2017, 2019, 2022 और फिर 2024 देखिएगा, ऐसे ही रिजल्ट रहेगा और ये लोग इसी तरह पॉलिटिक्स करते रहेंगे। वो गिन के काम कर रहे हैं। और वैसे भाई साहब, क्षमा कीजिएगा, बड़ा कठोर शब्द बोलने जा रहा हूं, जब आप नेताओं ने खुद इस मुल्क में हुकूमत पाने के लिए 80-20 का बंटवारा कर दिया है, तो आप इसमें और गणित कौन सी लगाओगे? न इसमें अंक गणित चलेगी, न इसमें बीज गणित चलेगी, न रेखा गणित चलेगी, न ज्योतिष गणित चलेगी, इसमें सीधे सीधे व्यवहार गणित चलेगी। भारतीय जनता पार्टी व्यवहार गणित देख रही है, आप उसी में खेले जा रहे हो। आप धर्मनिरपेक्ष बनो, आप अक़लियत के बहुत बड़े शुभचिंतक बनो, आप इससे अक़लियत का भला नहीं कर रहे हो, उसका नुकसान कर रहे हो, क्योंकि आप माहौल खराब कर रहे हो जी। ये माहौल खराब करने वाली बात है। इन बयानों की क्या जरूरत थी? ऋषि सुनक से और आज के बयानों की क्या जरूरत थी? मुझे लगता है वही, फिर मैंने कहा, अरे तुम शहनाई उस वक्त बजा रहे हो जब तुम्हारे यहाँ मातम मचा हुआ है। मातम में शहनाई नहीं बजाई जाती, मातम की शहनाई को ही बेवकूफ़ शहनाई कहते हैं। इस तरह की बहस हिंदुस्तान में अब तो कम से कम रोक दो कृपा करके, इस मुल्क की बहबूदी के लिए, इस देश की तरक्की के लिए। लेकिन ये मानेंगे नहीं, क्योंकि इनकी जो जुबान है ना,
ये आदी हो गई बोलने के, और इन लोगों ने ही बोल बोल के आज कांग्रेस पार्टी को इस जगह पे ला खड़ा कर दिया। माफ कीजिएगा। जी जी जी, मतीन साहब ये बताइए कि प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, तो क्या धर्म देख के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनना चाहिए? देखिए, असल में श्रेय जी, आज का जो सिनेरियो है उस पर आइए कि कारपोरेट मालामाल और जनता बेहाल। आप ये देखिए कि जो पूर्व प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, उन्होंने 45 दिन में इस्तीफा दे दिया। क्या वजूहात थी? जग जाहिर है। आज भारत के हालात ये हैं कि आज $100 बिलियन यानी कि 8 लाख करोड़ खसारे में है। जीडीपी गिरती चली जा रही है, महंगाई बढ़ती चली जा रही, बद से बदतर हालात होते चले जा रहे हैं। उनका कॉन्शियस क्या कह रहा है? हुकूमत में बैठे हुए लोग कहाँ हैं? देख नहीं सकते ब्रिटेन के, हम भारत के मूल निवासी, भारत के होने वाले प्रधानमंत्री को जो है देख रहे हैं, मगर ये नहीं देख रहे कि वहां का जो पूर्व प्रधानमंत्री है उसने अपने कॉन्शियस को देखा कि साहब आई एम अनएबल टू चेस सच सिचुएशंस। मगर भारत के क्या लोकतंत्र का हो रहा है? क्या लोग भूखे नहीं मर रहे हैं? कुपोषण का शिकार हो रहे हैं? तो मतीन साहब यहीं के नेता तो सब मुद्दों को भटका रहे हैं। मतीन साहब यहीं के नेता तो सब मुद्दों को भटका रहे हैं। ये सिचुएशन देखना चाहिए ना मतीन साहब, वही तो मैं कह रहा हूं कि ये सिचुएशन देखना चाहिए ना। तो गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग क्या कर रहे हैं? उनका कॉन्शियस कहां चला गया? अब वो कांग्रेस से कैसे बात करें? कांग्रेस को कहें कि आप ये बोलिए और ये ना बोलिए। कांग्रेस की बात शशि थरूर को तो मना नहीं कर सकते। कहीं कांग्रेस जाए, भारत में बैठे हुए प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? क्या कुपोषण को रोकने का काम कर रहे हैं? क्या डॉलर बढ़ता चला जा रहा है, रुपया गिरता जा रहा है? क्या कर रहे हैं? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है, लॉयल्टी नहीं है? क्या उनको भारत की चिंता नहीं है लोगों की? खाली भाषणबाजी होती रहेगी। ये क्या हो रहा है मेरे समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ पॉलिटिक्स, सिर्फ हिंदू मुसलमान को लड़ाने की पॉलिटिक्स। अब ब्रिटेन और इंडिया को जो है मामला, भाई ब्रिटेन में आप देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है। जी, मेरा सवाल, लेकिन मतीन साहब एक छोटा सा सवाल जो मैंने शुरुआत में किया था, छोटा सा एक सवाल मैंने आपसे किया था शुरुआत में, कि आपको लगता है कि धर्म देख के, जाति देख के प्रधानमंत्री बनना चाहिए, या ये वोट बैंक की राजनीति है, अल्पसंख्यक वोट बैंक अपनी तरफ करने की कोशिश है? भाई लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो हमारा संविधान कहता है उसके एतबार से होना चाहिए। अब वैसे तो तमाम लोग कहाँ को कुछ भी बनते हैं उसकी नहीं, मैं कह रहा हूँ भारत के निवासियों की चिंता गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी नहीं कर रहे तो वो कॉन्शियसली क्यों नहीं उसको जो है आ पा रहे? जी, उनकी लॉयल्टी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्यों नहीं इस्तीफा दे सकते हैं? भारत का प्रधानमंत्री इस्तीफा दे कि हमसे नहीं संभल पा रहा है भारत। भाई क्यों रुपया गिरता चला जा रहा है? गैस सिलेंडर 400 से लेकर के 1100-1150 रुपए हो गया। भूखमरी होती चली जा रही है। अनाज जो है आप देखें हरियाणा के अंदर लाखों कुंटल अनाज जो है सड़ गया। किसकी जिम्मेदारी है? भारत सरकार क्या कर रही है? स्टेट गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं? भूखे मर रहे लोग अनाज के लिए। भारत कृषि प्रधान देश है और कोई जिम्मेदारी नहीं है साहब। चलिए मैं शिशिर जी के पास जाता हूँ। शिशिर चतुर्वेदी जी, आपने मतीन साहब को सुना। मतीन साहब कह रहे हैं कि इससे कोई मतलब नहीं है, कोई बने कि कोई कुछ भी बयान दे, उससे कोई फर्क नहीं है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। जी जी, मतीनी भाई से शुरू कर देते। सबसे पहले दीपावली की आप सभी को शुभकामनाएं। 800 साल इस देश पे मुगलों का राज रहा। आज इस देश में मुगलों के क्या हालात है आप देख लीजिए, किस गरीबी मुफलिसी किस दौर में है। और ये सवाल करते चंद साल जिन सरकार ने राज किया उससे सवाल करते हैं। मुस्लिम लीग यानी मुसलमानों की बातों को उठाने वाली पार्टी जिसने देश के बंटवारे में अहम रोल अदा किया। अब आते हैं कांग्रेस पे। कांग्रेस वो कांग्रेस है जो कि इस्रत मंजिल
जिसको आनंद भवन कहते हैं, वहाँ से चलकर स्थापित थी अकबर रोड। उसका मायना अल्पसंख्यक का मतलब केवल 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 मुसलमान, क्योंकि इनके ही प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या कहा था, इस देश के सब संसाधनों पे सबसे पहला हक किसका है, मुसलमानों का है। अल्पसंख्यक का मतलब केवल इस देश में मुसलमान। विपक्ष की तमाम पार्टियां, अब देखिए, अब ये देखिए इनके पेट में दर्द हुआ, ये किसी के बात में बीच में नहीं बोल रहे। झूठ क्यों बोल रहे हैं आप, ऑन एयर झूठ बोल रहे हैं। श्रेय जी आप रोकिए ना इनको, उनका कौन सा स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा समझते? देखिए इनके बीच में नहीं बोले, अब इनके पेट में दर्द होना शुरू हो गया। अरे इंडिया टीवी पे अब देखिए मनमोहन सिंह, कलाम साहब, इंद्र कुमार गुजराल जी, फखरुद्दीन अली अहमद जी, हामिद अंसारी जी, तमाम ऐसे उदाहरण जो उच्च पदों पे गए, शिखर पे गए। इस देश ने अल्पसंख्यकों को क्या दर्जा दिया। इसके हालात इसी देश से बढ़ के पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, और पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यक क्या हालात है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदू बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, उनका धर्मांतर कराया जा रहा है, क्या क्या नहीं किया। और इसी कांग्रेस के की शुरुआती दौर में एक आंदोलन हुआ था, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था? इस मुस्लिम तुष्टीकरण में, मुस्लिम तुष्टीकरण जो कि टर्की के कारण वहां के खलीफा का समर्थन यहाँ के बहुसंख्यकों को यूज किया गया वहां पर। तो इस प्रकार आज इस देश में अल्पसंख्यकों को बराबरी का अधिकार है, वो चाहे धार्मिक स्थल बनाए, चाहे अल्पसंख्यक बनाए, चाहे बहुसंख्यक बनाए, सबको बराबर का हक है। अब आप जितने भी पड़ोसी मुल्क है वहाँ ईस्ट इंडिया का कानून बना हुआ है। अगर हिंदू उस देशों में रह रहा है, अगर वो ईस्ट इंडिया करता है तो उसमें क्या होता है, उसमें देखिए वहां पर उसके ऊपर कड़े कानून लगा दिए जाते हैं ईस्ट इंडिया के नाम पर। अब आप सोचिए किस प्रकार से कांग्रेस लगातार हिंदुओं के खिलाफ उनके स्टेटमेंट लगातार रहे, चाहे वो खलीफा की लड़ाई रही टर्की का, उनके लिए भी यहाँ के बहुसंख्यक को ढकेल दिया गया। यहाँ पर जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं ये लगातार एक वर्ग से संतोषजनक उनकी स्थिति उठाने के लिए काम करती है, लेकिन फिर भी नहीं उठ पाए। केवल 10-20 साल, देखिए बसपा आई, उसने 20 साल 15-20 साल काम करके दलित भाइयों का स्तर उनका उठाने का काम किया। उसके बाद आई समाजवादी पार्टी आई, उसने यादव समाज के लोगों का मतलब उनको संपन्न करने का कार्य किया। लेकिन इस देश में आखिर क्यों हुआ? 800 साल मुस्लिम राज रहा, उसके बावजूद मुसलमानों की दशा ऐसी क्यों रही? तो इसका जवाब दे कौन होगा? कारण क्या है? ये अपने रूढ़िवादी विचारों से हटना नहीं चाहते हैं। अगर इनके बुर्का प्रथा पे कोई बात कहेगा कि सुधार लो तो इनको ट्रस्ट होता है। तमाम ऐसे इनकी कुरीतियां है, 3 तलाक हो, हलाला हो, चाहे तमाम तो इनकी टोपी इस सब से 4 फीट ऊपर चलने लगती है। तो ये मौलाना जो है ये इंडिया टीवी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, इंडिया न्यूज को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। भारत जोड़ो पे निकल रहे हैं। गलत नहीं शिशिर जी, मैं आपको भी रोकूंगा, मतीन साहब आपको भी रोकूंगा, अमित पुरी जी के पास जाऊंगा, मैं अमित पुरी जी के पास जाऊंगा। आज हम लोग आखिर देश में अमित पुरी जी ये बताइए, अमित पुरी जी एक बात बताइए कि कांग्रेस का कहना है और मतीन साहब का कहना है, दोनों का कहना है कि भाई महंगाई बहुत बढ़ गई है, ये सब मुद्दे बेकार के हैं। नहीं ठीक है, मैं सुन रहा था, सभी की शेड ऑफ ओपिनियन को सुना। एक्चुअली मुझे लगता है कि मैंने पहले दौर में ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को रखने की कोशिश की, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसका पॉलिटिकल स्पिन भी है तो बता देते। खड़गे साहब आज कांग्रेस के अंदर अपनी नई पारी शुरुआत कर रहे थे और शशि थरूर साहब उनके सामने चुनाव लड़े थे, उन्हीं के ट्वीट से सारा काम शुरू हुआ। तो अब भाई देश में कुछ लोगों के दिमाग में ये आता है कि ऐसा तो नहीं कि खड़गे साहब की पारी को शुरू करने के पहले ही हिमाचल, कर्नाटक, गुजरात के चुनाव में खड़गे साहब कुछ करे। इससे पहले शशि थरूर साहब ने पूरा मामला बराबर कर दिया कि बेटा चुनाव तो हम हार गए, लेकिन अब आगे की पारी तुम्हारी चलने नहीं देंगे। एक ही ट्वीट से साहब बात बराबर। एक साहब सिनारियो की बात कर रहे थे और दूसरे साहब कुछ महंगाई की बात कर रहे थे, तेल और तेल की धार। भाई ऋषि सुनक ने वहाँ ब्रिटेन के अंदर तमाम कोरोना में आर्थिक पैकेज दिए,
लेकिन 80 करोड़ लोगों को महीने में 2 बार राशन देने का काम दुनिया की किसी इकॉनमी ने किया हो। फ्री वैक्सीनेशन छोड़ दीजिए, मैं तो केवल जिसके ऊपर पेट के ऊपर बात आ रही है ना, मैं उसी पे बात करता हूं, भूखमरी की। 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देने का काम दुनिया की जिस इकॉनमी को आप क्रम्बलिंग इकॉनमी बता रहे हैं और हम दुनिया की 5वीं लार्जेस्ट इकॉनमी बता रहे हैं, उस इकॉनमी ने एड्रेस करने का काम किया कि नहीं किया? नंबर 1। असल में दर्द ये नहीं है, सिनारियो ये है मतीन साहब, ब्रिटेन का ऋषि तो बहाना है, हिंदुस्तान के ऋषि पर निशाना है। और यहां हिंदुस्तान का ऋषि इस्तीफा देने नहीं जा रहा है, जो आप बार बार कह रहे हैं इस्तीफा दे दे। कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना मत कीजिए, वोटों की सियासत के लिए समय को रोक दीजिए। एक सुनते चलिएगा मतीन साहब, मैं बीच में बोला नहीं, और नहीं अगर आप बोलेंगे पर विचार नहीं करेंगे। आपको याद नहीं, लेकिन आपकी याददाश्त के लिए बता दूं, नहीं करेंगे। लाल किले से 15 अगस्त के दिन बाज़ाब्ता हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह ने कहा कि देश के नेचुरल संसाधनों पर, प्राकृतिक संसाधनों पर अकलियतों का पहला हक है। यह बाज़ाब्ता हिंदुस्तान के निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में, मैं निर्वाचित इसलिए कह रहा हूं, चुने वो 24 अकबर रोड से नहीं 10 जनपद से गए थे, लेकिन तब भी कह दे रहा हूं कृपा पूर्वक कि वो उन्होंने ये बाज़ाब्ता प्रधानमंत्री बयान दिया। और नहीं तो आज पूरी डिबेट इस पे कर डालिए, आप मुझे दिखाइए कि मनमोहन सिंह ने कहा या नहीं कहा। लाल किले की स्पीच से भारत के प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए ये कहा कि नेचुरल संसाधनों पे पार्टी है ये। अरे मतीन साहब, मैं तसूबियत की हद में नहीं जाना चाहता, नहीं तो देश यही देखना चाहता है कि हिजाब लगी हुई महिला कब एक पारा नमाज मस्जिद के अंदर अदा करेगी? जरा बताइए वो दिन कब हिंदुस्तान में आएगा, कब हिजाब पहनी हुई है खवातीन अफ्रीका से एक पारा नमाज में आ गया है भारत। बताइए, ये आर्थिक स्थिति अफ्रीका से पारा नवाज। और अगर आप इसी को मुद्दा बनाना चाहते हैं, आर्थिक स्थिति में भारत अफ्रीका से नीचे चला गया है। उससे बदतरीन हालात में भारत की सोचिए, भारत की जनता की सोचिए, माइनॉरिटी के बारे में ना जाइए। भारत के जो गरीबी, मुफलिसी, भुखमरी में आई है, भुखमरी के इंडेक्स में भारत के हालात जो है वो 107 नंबर भूखे लोगों के बारे में सोचिए। चलिए शैलेंद्र तिवारी का मेरे करते हैं। शैलेंद्र तिवारी का अमित जी मैं आपको रोकूंगा अभी। मैं अभी आप दोबारा आऊंगा आपके पास। शैलेंद्र तिवारी समझे आप, शीशे जी आपको भी रोकूंगा, मैं आपको भी रोकूंगा। नहीं अभी बीच में मत बोलिए। शैलेंद्र तिवारी ये बताइए, अभी इस बहस के दौरान एक चीज निकल कर सामने आई कि ये जो बयान दिया है ये कहीं इंटरनल पॉलिटिक्स का हिस्सा तो नहीं है कांग्रेस की? देखिए एक बात समझिए अक्षय भाई, ये कांग्रेस पार्टी की डेमोक्रेसी है, इसने क्या बयान दिया, और अल्पसंख्यक को मुसलमान बनाना भारतीय जनता पार्टी का सगत है, उसमें कोई विपट नहीं। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि आज हिंदुस्तान की राजनीति को जिस तरह से दिशा विहीन किया करके सिर्फ और सिर्फ धर्म पर बात हो रही है, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की जो शिक्षा का स्तर इतना महंगा हुआ है, हिंदुस्तान की जो रोटी इतनी महंगी हुई है, हिंदुस्तान के जो कपड़े इतने महंगे हुए हैं, वो कौन उसका जिम्मेदार है? ये जो मैंने फिर कहा था, फिर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूँ, ये जो गैर जिम्मेदाराना बयान है, गैर जरूरी बयान है, इनकी जरूरत इस वक्त इस मौके पर नहीं है जब कोई व्यक्ति जनता के बीच में हजारों किलोमीटर पांव के छालों को देख करके, एक तरफ पांव में छाले हैं और एक तरफ रोटी के लाले हैं, क्या स्थिति आप सोचिए। उन्होंने हिंदुस्तान की जनता को कहां से कनेक्ट किया है? जब नोटबंदी में लोग छोड़ दिए गए, सड़कों पर चल रहे थे, पांव में छाले पड़ रहे थे, उस छालों को महसूस करने के लिए वो आदमी हिंदुस्तान में पैदल चल रहा है। आप उसकी सराहना नहीं करते हुए उटपटांग बातें करते हैं। हजारों किलोमीटर पैदल चल रहा है वो व्यक्ति, इसलिए नहीं कि उसे सत्ता में पहुंचना है, इसलिए कि उन गरीबों के दर्द को महसूस करना है
जिन्हें पैदल चलने के लिए छोड़ दिया गया था। आज व्यवस्था कहां पहुंच गई है, काम कहां पहुंच गया है। गड़े मुर्दे उखाड़ना, मनमोहन जी ने ये कहा, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा। आपके यहां तमाम लोगों ने कुछ कहा, कौन प्रधानमंत्री संज्ञान लेता है, कौन सरकार में संज्ञान लेता है? कोई लेता ही नहीं। उठपटांग बयान देता है, कोई लेता ही नहीं है। ये तमाम लोग जो बयान दे रहे हैं आज की तारीख में, चाहे वो वैसी हो, चाहे उस टाइप के जितने भी लोग हो, मतीन साहब यहां बैठे हुए हैं, ये भी तो अल्पसंख्यक है, ये भी तो मुसलमान है। इन्होंने एक बात कही कि हिंदुस्तान आज कहां पहुंच गया है, भुखमरी से लोग परेशान है। उठपटांग बयान दे करके बातों को उलझाना, ये हिंदुस्तान की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का शगल हो चुका है। मैं फिर कह रहा हूं कि आज हिंदुस्तान के मुद्दे सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी है। चलिए मैं हेमंत जी का रुख करूंगा, हेमंत जी का रुख करूंगा। मैं अभी आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा। हेमंत जी ये बताइए कि सबसे ज्यादा जो कार्ड खेला, मुस्लिम कार्ड खेला जाता है, और अभी मायावती के भी आपने ट्वीट देखे होंगे, जिस तरह से सुबह उन्होंने ट्वीट किया, उसके बाद शशि थरूर ने भी ट्वीट किया। तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि कहीं मुसलमान को जो पार्टीज़ हैं, ख़ासतौर पर जो उनका वोट बैंक जाती है, उनको लगता है कि वो दोहराए पे खड़ा हुआ है, हम इनके वोट को अपनी तरफ लपक लें। शेख जी, एक छोटी सी बात अभी जो शैलेंद्र जी ने या मतीन साहब ने कही, उसी से बात शुरू करता हूँ, आपके क्वेश्चन को शायद एड्रेस कर सके। कि देखिए, जमहूरियत में अगर हुकूमत से गलती होती है या गलती दर गलती होती है, तो उसकी मुखालफत नहीं आ रही है की जिम्मेदारी किसकी है? उसकी मुखालफत की जिम्मेदारी अपोजिशन की है। जो उनसे मुकाबिल होता है इलेक्शन में, तब वो चुन के आते हैं, या फिर उससे मुखालिफ होने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अवाम की है। तो आपने अवाम को किस रास्ते पर ला खड़ा कर दिया है? आप बहस क्यों नहीं करते हैं कि बेरोजगारी इतनी बड़ी है, लोग मरे जा रहे हैं, भूखों मर रहे हैं? आपने कितने आंदोलन किए? इन पॉलिटिकल पार्टीज ने कितने आंदोलन किए? अगर लोग सड़कों पर मर रहे होते भूखे, तो मुझे लगता है कि जनता आ जाती कि सिंहासन खाली करो। जनता कहाँ है? नहीं है, क्योंकि आपने उसको मुर्दा बना दिया है। आप जब हिंदू मुस्लिम की बात करते हो, आप जब बिना कारण किस तरह का सवाल उठाते हो कि रवि ऋषि सुनक वहां बने, अल्पसंख्यक हैं, यहां अल्पसंख्यक क्या? तभी तो हिंदू मुस्लिम होता है, तभी तो अल्पसंख्यक बहुसंख्यक होता है। या प्रधानमंत्री की बात, और ध्यान रखिएगा, जो गड़े मुर्दे होते हैं, गड़े मुर्दों की जो तासीर होती है, उसका अक्स आने वाली नस्लों पर होता है। ये ध्यान रखिएगा। आपका अतीत आपके भविष्य का कहीं न कहीं से संकेतक होता है। तो मैं बड़े फलक की बात कर रहा हूँ कि जिस देश में वाकई इतनी गरीबी, लाचारी या लोग भूखे मर रहे हैं, तो आवाम क्यों नहीं इसकी मुखालफत कर रही है? और जो आवाम के लीडरान हैं, जिनका जिम्मा लोकशाही में सबसे बड़ा होता है, वो क्या कर रहे हैं? कृपया मुझे बताएं कि पिछले 6 महीनों में इस देश में कितने बड़े आंदोलन हुए, किस हिस्से में हुए? आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, यही शुरू करिए। किस पार्टी ने किए? कौन पार्टी जमीन पाई कि यहाँ लोग भूखे मर रहे हैं, पानी नहीं है, दाना नहीं है? कोई नहीं आई, क्योंकि आप वाकई जनता की नब्ज समझते नहीं। जनता की नब्ज जिसने समझा है, वही 14 जीत रहा है, वही 17 जीत रहा है, वही 19 जीत रहा है, वही 22 जीत रहा है, वो 24 में फिर जीतने जा रहा है, क्योंकि आपने हित पिच दे दी उनको। जो हिंदू मुस्लिम की पिच आई, उसी पर सब बैटिंग कर रहे हैं। एक खाली समझिए शेख जी, आज क्या अवस्था थी। कांग्रेस के 2 बड़े लीडरान हैं, जिनमें एक साहब हैं जिन्होंने फाइनेंस चलाया है देश का कितने साल, एक साहब हैं जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहते थे। इनको क्या जरूरत थी? ये सवाल इसी पे तो उठाते कि लोग भूखमरी पे हैं। जो सवाल यहाँ प्रवक्ता और मतीन साहब मुस्लिम लीग को उठा रहे हैं, वो क्यों नहीं उठाते? वो यही उठाते हैं क्योंकि उनको बीजेपी की पिच पर बैटिंग करना। और बीजेपी ने, आप तो क्रिकेट के खिलाड़ी हो श्रेय शुक्ला, बीजेपी ने जो विकेट है साहब ने, विकेट में इतनी वो टूटन पैदा कर दी है कि जहां भी मारोगे कैच उछलेगा। वो बॉल करते हैं, आप उछाल देते हो, आप लगातार उछल उछल के कैच हो रहे हो। तो जरा बुनियादी
समस्या तो समझिए, आप कहाँ गलत खेल रहे हो। आप तो लगातार गलत खेल रहे हो और आपकी इसी कमजोरी का वो मुसलसल फायदा उठा रहे हैं। उनको मालूम जनता क्या चाहिए, जनता की न्यूनतम आवश्यकताओं किसी न किसी तरीके से फीड करने की कोशिश कर रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, मैं एक बात कहता हूँ, मैंने 10 कुछ साल से दंगे नहीं देखे, लेकिन शेष शुक्ला एक पत्रकार के तौर पर मैंने बड़े बड़े दंगे खबर किए हैं। उन दंगों की त्रासदी देखी है। उन दंगों में सबसे ज़्यादा जो कमज़ोर है, जो मजलूम है, वो मारा जाता है। बड़ा कभी नहीं मारा जाता है। वो मारा जाता है जिसको रोज़ कुआं खोद करके पानी पीना है, जिसको रोज़ कमा करके खाना है, वो मारा जाता है जी। और वाकई जो इस वक्त परेशानी में है उसको आप हिंदू मुस्लिम डाल देते हो। तो श्रीमान जी, अभी यह पिच इतनी मजबूत हो गई है, इसका क्यूरेटर इतना मजबूत है कि आप उसमें फंसे पड़े हो और वो जनता की न्यूनतम आवश्यकताओं को अधिकतम पूरा करके जिनकी जरूरत है, क्योंकि आपने बांटा कि हमको हिंदू कोर्ट चाहिए, हमको मुस्लिम कोर्ट चाहिए। ये ओवैसी साहब क्या करते हैं मुझे बताइए। उनके प्रवक्ता है नहीं, फिर भी सवाल बनता है, ये मुल्क पूछता है कि असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता को इस तरह की बात एक कथित धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में कहने की क्या जरूरत है। आज का ही उनका बयान जो है आप देख लें, उनका बयान आप देख लें। क्या हिंदुस्तान में मुस्लिम महिलाएं महत्वपूर्ण पदों पर नहीं रही हैं? नजमा हेपतुल्लाह देख लीजिए, उनको तो मैंने कभी बुरके में नहीं देखा, न उनको हिजाब में मैंने कभी देखा। ठीक है, बुरका हिजाब जरूरत है, धर्म आस्था का विषय हो सकता है, लेकिन धर्म और आस्था में भी ध्यान रखिएगा, ये कंपलसरी नहीं है। ये कंपलसरी नहीं कि आप हिजाब पहनो। जिस महिला ने हिजाब नहीं भी पहना है, मतीन साहब तो विद्वान व्यक्ति है, उसका हक कहीं डेमोक्रेसी में कम नहीं हो जाता है। और ये कहीं नहीं कहा जा सकता, आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते। आप पार्लियामेंट में या आप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में या आप असेंबली में या काउंसिल में अगर आप बैठे हैं तो आप हिजाब पहन के बैठे हैं। आप ये हिजाब बुर्का ये सब बात करके जबरदस्ती उसी जमीन पे खेलना चाहते हैं जो जमीन इस मुल्क की सबसे बड़ी ताकत जो कौमी एकता है उसको तोड़ती है, विभाजित करती है, कमजोर। जी बिल्कुल। मतीन साहब, मेरा सवाल है तो आपसे। जी 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 जी, मैं मतीन साहब, जिस तरह से अभी हेमंत तिवारी जी ने बोला कि आप लोग जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं और उन्हीं के ही खासतौर पर कहें बीजेपी के जाल में फंस रहे हैं और कैच आउट हो जाते हैं बार बार। आप वो मुद्दे उठाते ही नहीं हैं, आप आंदोलन करते ही नहीं हैं, आप महंगाई पे आंदोलन नहीं करते हैं, बेरोजगारी पे आंदोलन नहीं करते हैं। बात जब होती है, स्टेटमेंट जब आते हैं तो हिंदू और मुसलमान के आते हैं, तो राजनीति भी उसी पे होती है और फायदा भी फिर मिलता है। नहीं, बिल्कुल हेमंत भाई ने भी बहुत सही बात कही और आपका बहुत जुनून सवाल भाई जो है बेसिक बात जो है, देखिए असल में पे बोलने दीजिए राज करने अब ये इनके पता नहीं क्यों तकलीफ होने लगती है। भारत की बात करो तो इनको तकलीफ होने लगती है। ये भारत विरोधी लोग बैठे हुए ये जो है शिशिर जी बोलने दीजिए, शिशिर जी बोलने दीजिए, शिशिर जी बीच में टोकिए मत, बोलने दीजिए। विरोध करते हैं, शिशिर जी बीच में मत बोलिए। भारत की बात कर शिशिर जी, इनको नजर आ रहा है शिशिर जी, भारत विरोधी है ये देश शिशिर जी विरोधी बोलने है, दीजिए। ये भारत विरोधी बैठ करके भारत के शिशिर जी बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। भारत के मजलूम लोगों की दर्द नहीं सुन सकते हैं ये। नहीं, आप रुकिए, देखिए इसी में टाइम निकलेगा फिर। आप शिशिर जी, आप प्लीज। श्रेय जी, मैं कह रहा हूँ चलिए आप। मैं एक भारतीय होने के नाते मेरा एक ये दर्द है कि एशिया में, पूरे समस्त एशिया में भारत में सबसे ज्यादा लोग भूखे। अरे उन भूखे लोगों के बारे में सुन नहीं पाओगे तुम अपने कॉर्पोरेट जगत से पैसा कमा रहे हो। तुमने मतीन साहब को बोलने दीजिए। कॉर्पोरेट जगत से पैसा कमा रहे हो, पूरे भारत की इकोनॉमी को 5% लेकर के पास ले जा करके रख दिया है। खूब अपने जो है ऐश कर रहे हो, जनता मरती रहे। अरे शर्म आना चाहिए, शर्म की बात है। पूरे एशिया में भारत में सबसे ज्यादा भूख से लोग हैं, भूखे लोग हैं। देश हमारा जो बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, पड़ोसी देशों से ज्यादा हमारे यहाँ भूखे लोग हैं। अरे शर्म आना चाहिए तुम्हें। भारत की बात करते तकलीफ होती है। तुम गोडसे की नस्ल के लोग हो, भारत के विरोधी लोग हो, तुम राजपिता के विरोधी लोग हो, तुम राजपिता के विरोधी, राजपिता के दुश्मन हो, केवल चैनल पे राजपिता के दुश्मन, भारत के दुश्मन हो तुम।
कभी ट्रम्प पे आप नहीं उतरे। भारत के अमित पुरी जी के पास जाते हैं। कारपोरेट मालामाल हो जाए, बीजेपी मालामाल हो छोटा सा सवाल है और उसका छोटा सा जवाब है। ये बताइए कि जिस तरह की जो है मुफलिसी गरीबी में पड़ती रहे, जिस तरह की कुपोषण होता रहे, प्रतिक्रियाएं आती हैं कांग्रेस की, शिशिर जी अरे शर्म आना चाहिए, शर्म करो शिशिर, शर्म करना चाहिए तुम्हें। भारत के विरोध में बोल रहे हो बैठ करके, शर्म आना चाहिए शिशिर तुम्हें। मैं कह रहा हूँ कि एशिया में अमित पुरी जी मेरा सवाल है, सबको अमित रोने पुरी की जी मेरा बात सवाल ये है एशिया में सबसे ज्यादा जिस तरह के स्टेटमेंट आते हैं सबसे ज्यादा लोग कांग्रेस बोलते हैं। के, शशि थरूर शर्म आना के, चाहिए। चिदम्बरम के, शशि थरूर ने अफसोस होता है, रोना शशि आता थरूर है और मुझे आ गई कि भारत में इतने आप ज्यादा लोग थोड़ा भूखे शांत हैं। हुई तो मैं सवाल पूछूं। शशि थरूर और भारत जिस तरह से चिदम्बरम के स्टेटमेंट आते हैं तो उसका फायदा तो सबसे ज्यादा आप ही को मिलता है। देखिए, मैंने बहुत शुरुआत में कहा कि पड़ोस के घर में लल्ला हुआ तो उसके लिए ढोलक यहां क्यों बजाई गई। अब चर्चा हो रही थी नोटबंदी की, जिस समय नोटबंदी हुई कहा ईवीएम की लाइन लगेगी, निपटा डालेंगे हम नरेंद्र मोदी को। जनादेश आया, ईवीएम मुन्नी बदनाम हो गई। 4000 रुपया निकालने के लिए फटे कुर्ते की जेब के साथ एक हजरत नई दिल्ली के अंदर पहुंच गए, बाकी कुछ किया नहीं। उसके बाद अभी जब ये कोरोना का मामला चला, प्रवासी भारतीय मजदूर सब निकल के चल रहे थे, तो एक साहब 24 अकबर रोड से निकले, वो टेलीफिल्म बना रहे थे। उस दिन भारत जोड़ो नहीं याद आया, टेलीफिल्म, दर्द की टेलीफिल्म बना रहे थे राहुल गांधी। उस दिन टेलीफिल्म बनाते समय भारत जोड़ो याद नहीं आया। जिस समय गरीब के पैर में छाले थे तो देश का प्रधानमंत्री 80 करोड़ लोगों के राशन की व्यवस्था कर रहा था, तो कहा जा रहा था वोट खरीदे जा रहे, वोट खरीदे जा रहे, चुनाव के बाद ये राशन नहीं मिलेगा। अब राशन मिल रहा है तो दर्द दूसरे खड़े हैं, क्योंकि कहते थे वोट पड़ेगा यूपी के अंदर, उसके बाद राशन नहीं मिलेगा। पूरे हिंदुस्तान में राशन मिल रहा है 2 बार का। अमित पुरी जी कहाँ हिंदू मुस्लिम की नफरत कौन कर रहा है हिंदू मुस्लिम? हिजाब हलाले से बाहर आओ, और अगर करना है तो खवातीनों को हिजाब पहनाकर मस्जिद में एक पारा नमाज करा दो, गुलामी लिख लूंगा। चलिए मैं एक छोटा सा फाइनल कमेंट हेमंत तिवारी जी से एक छोटा सा कमेंट ले रहा हूँ। हेमंत तिवारी जी, इस हिंदू मुस्लिम कार्ड का सबसे ज्यादा फायदा किस पार्टी को मिलता है और आगे भी मिलने जा रहा है? छोटा सा जवाब। मैं वर्षों से कह रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं, आगे भी कहता रहा हूं, वही कह रहा हूं जो अभी थोड़ी देर पहले कहा है। भारतीय जनता पार्टी को इस सारे अपोजिशन ने एक खुला मौका दे दिया है, ओपन फील्ड दे दी है हिंदू मुस्लिम करके। और ध्यान रखिएगा, 80-20 का देश है। आप जब सेकुलरिज्म को प्रैक्टिकली नहीं फॉलो करोगे तो 80-20 का गणित सीधे साफ है। 80 वाला उधर है, 20 वाला इधर है, कितना तोड़ो फोड़ोगे? आप तो 50+ जाते हैं। अब तो भाजपा 50+ क्यों जाती है एक एक स्टेट में? क्योंकि 80-20 आप बनाते हो, हिंदू मुस्लिम का माहौल आप बनाते हो, वो जरूरत पड़ने पर थोड़ा उसको और कभी कभी हवा दे देते हैं तो उनके पक्ष में जाता है। स्वाभाविक रूप से इस मुल्क की सियासत का जो नया दस्तूर चला है, जो हिंदू मुस्लिम या कट्टरता के नाते उपजे हुए हालातों पर निर्भर है, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में स्वाभाविक रूप से गया है पिछले 8 वर्षों से लगातार। और जो दशा देख रहा हूँ, मुझे लगता है 8 और 18 वर्षों तक ऐसे चलता रहेगा, ये खत्म होने वाला नहीं है। जी अमित पुरी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हेमंत तिवारी जी आपका शुक्रिया, मतीन साहब आपका शुक्रिया, शिशिर चतुर्वेदी जी आपका भी शुक्रिया, और शैलेंद्र तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि अल्पसंख्यकों की जब बात हुई और अल्पसंख्यक वोट की बात हुई तो महंगाई की चर्चा होने लगी, लेकिन शशि थरूर और चिदम्बरम ने जिस तरह के बयान दिए उससे साफ है कि कहीं ना कहीं जो पॉलिटिक्स है उत्तर प्रदेश की वो हिंदू मुस्लिम पे ही चलने जा रही है। उत्तर प्रदेश नहीं, देश की पॉलिटिक्स। और अपनी अपनी तरह से ये जुमले छोड़े जाते हैं, उसके बाद जुमलों का रिएक्शन देखा जाता है, लेकिन जो असली मुद्दे हैं जिनकी चर्चा डिबेट में होती है, बेरोज़गारी, महंगाई, गरीबी, इन पर काम नहीं होता है, ना ही कोई बड़े आंदोलन खड़े किए जाते हैं। चर्चाएं होती हैं, चर्चा में ही सिर्फ ये सारे मुद्दे रह जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इन मुद्दों पर चर्चा भी हो, विपक्ष सड़क पर निकल के आए, बात करे, आंदोलन करे, लेकिन ऐसा नहीं है
क्योंकि उसको भी पता है, जिस तरह से हेमंत तिवारी जी ने कहा कि 80-20 की लड़ाई है, ये 80-20 की लड़ाई अभी जारी है और 80-20 की लड़ाई में किसको नफ़ा और किसको नुकसान होगा, ये बात जाहिर है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और बने रहिए आप इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।